Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity PAS. Dawn editorial analysis is series continue थी and today is 17th of October 2023. So let's start करते हैं जी. स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ें हैं. डिस्क्रिप्शन के अंदर PDF लिंक अवेलेबल है न्यूज़पेपर का और इस लेक्चर का. कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क. और दो नई चीज़ें आई हैं. नंबर वन, हम जो है अभी PMS 2022 के इंटरव्यूज कंटिन्यू हैं पंजाब के. ठीक है जी. तो उसमें जो भी क्वेश्चंस इंटरव्यू के होंगे वी विल कलेक्ट देम एंड वी विल शेयर देम ऑन आवर चैनल एज वेल. तो अगर कोई PMS के इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो हम उन क्वेश्चंस को वहां पर शेयर करेंगे. एंड द अदर थिंग इज कि कम्युनिटी ऑप्शन जो है चैनल की, वहां पर हम डेली के बेसिस ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन मिनिमम जो करंट अफेयर के होंगे वी विल शेयर देयर. क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं ज़ाहिर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. तो इस चीज़ को सामने रखते हुए हम जो डेली बेसिस के करंट अफेयर के इश्यूज चल रहे हैं कोशिश करेंगे कि उनको इन जो ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में वहां पर शेयर करें. तो आप वहां पे जाएं और उनको ऑप्ट करें, हल करने की कोशिश करें और चेकआउट करें और अपना नॉलेज इंक्रीज करें. सो लेट्स शुरुआत करते हैं जी. पहले है जी जो एडिटोरियल है वो है ट्रू रूल्स. ये अगर मैं पेपर के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो इसके अंदर इतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं है पेपर पर्सपेक्टिव में, बट इसके अंदर एक अप्रोच होगी जो आप दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल डोमेन ऑफ पाकिस्तान. कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान को इन पॉलिटिकल डोमेन आप काफी अच्छे तरीके से समझ सकेंगे. एक उसकी ये डिमेंशन भी आप हेल्पफुल होगी. तो इसमें बेसिकली कोई ज्यादा नहीं, वो जस्ट ये बात कर रहा है कि जो टू रूल से मुराद ये है कि PTI जो है पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं. और ये रूल जो है इंटरिम गवर्नमेंट जो है, केयर टेकर जो गवर्नमेंट है, जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या कर रही है कि कुछ चीजों के ऊपर PTI को इजाजत नहीं दे रही करने की और वही चीजें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इजाजत मिल रही है. और ये है स्टोरी. अब इस स्टोरी के बैकग्राउंड में फिर कुछ चीजें हैं कि वाई, क्यों, बैकग्राउंड में कि क्यों इस तरह से हो रहा है, तो वो इसके अंदर वो डिस्कस करता है. सो लेट्स देख लेते हैं जिसको भी. वो कहता है जो फेडरल एंड प्रोविंशियल कैपिटल्स इन टर्म एडमिनिस्ट्रेशन शो डुप्लीसिटी इन देयर डिसीजंस. के उनके जो डिसीजन है वो डुप्लीसिटी है, यानी कि एक के लिए कुछ है और एक के लिए रूल दूसरे के लिए बदल जाता है. किस तरह से वो कह रहा है? वो कहता है कि जैसे अगर देखा जाए तो स्ट्रिक्ट सेटअप है ऑफ रूल्स का फॉर PTI एंड फ्री अदर पॉलिटिकल पार्टीज. रूल्स जो हैं वो PTI के लिए क्या है, बड़े ही सख्त हैं और उनके ऊपर फुल इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाती है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को उससे छूट हासिल है. कौन करवाता है? जो फेडरल एंड प्रोविंशियल कैपिटल्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है अभी केयर टेकर, वो करवा रही है. ठीक है जी. आगे वो एग्जांपल इसकी कोट करता है कि डोजन PTI सपोर्टर्स वर अरेस्टेड आउटसाइड नेशनल प्रेस क्लब इन इस्लामाबाद, जहां पर वो इकट्ठे हुए थे फलस्तीन की काज के लिए. आपको पता है कि फलस्तीन में गजा जो स्ट्रिप है वहां पर इसराइल जो है बम्बारमेंट कर रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है. तो और तो लोग कुछ कर नहीं सकते तो फिर क्या करते हैं हम सारे मुसलमान, हम क्या करते हैं अपने मुल्क की गलियों में निकलते हैं और हम नारे लगाते हैं और अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं कि वो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर आवाज उठाए इन हमारे फलस्तीन भाइयों के हक में और इसराइल के खिलाफ बात करे. वो अलग बात है कि जो भी हमारे लीडर हैं वो ऐसा कुछ करते नहीं हैं. क्यों नहीं करते? वो काफी चीजों का आपको भी पता है और मुझे भी पता है. बहरहाल उस डिबेट में मैं नहीं जाऊंगा. आई विल बी वर्क ऑन इट कि यहाँ तक ही हम रहें, पेपर तक ही रहें. तो क्या कहता है जी, PTI जो है
उसके जो सपोर्टर्स हैं वो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने इजहार कर रहे थे यकजहती का फलस्तीनियों के साथ, तो उनको क्या कर लिया, अरेस्ट कर दिया। लेकिन यही काम अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या रिलीजियस पार्टीज भी तो कर रही हैं, जमात इस्लामी कर रही है, सारी पार्टीज कर रही हैं, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हमें क्या नजर आते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी। आगे फिर दूसरी एग्जांपल, एक तो उसने ये दी, दूसरी एग्जांपल फिर वो आगे देता है कि जो लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी डबल स्टैंडर्ड्स प्ले कर रही है। कैसे कि मनारे पाकिस्तान में रैली का कहा गया तो नहीं इजाजत मिली पीटीआई को, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मिली। और फिर इसके बाद पीटीआई को लिबर्टी चौक में भी इजाजत नहीं दी गई, उन्होंने इजाजत मांगी कि हम यहाँ पर ही अपना जलसा कर लें, तो उनको इजाजत नहीं दी गई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इजाजत मिल जाती है। तो ये उसने दो एग्जाम्पल्स कोट किए हैं अपना मौकफ एक्सप्लेन करने के लिए। तो फिर यहां से फिर कहते हैं क्या पता चलता है, वाई why Pakistan Muslim League Nawaz political rivals fear there will be no level playing field। तो यहां से पता चलता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो दूसरे पॉलिटिकल राइवल्स हैं, यानी कि पॉलिटिकल जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जितनी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको अब समझ आ रही है इस तरह के कामों से कि ये जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, यानी कि सबके लिए बराबरी नहीं दी जा रही, कहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या है वो आगे एडिटोरियल वाला एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि बोथ पीटीआई और पाकिस्तान पीपल पार्टी सवाल कर रहे हैं कि जनाब ये जो नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, ये जिस तरह से वापस आ रहे हैं, तो इससे यही समझ आता है कि ये एक सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट के साथ डील करके वापस आ रहे हैं। ठीक है जी। और डील हमेशा से क्या होती है, डील यही होती है कि ठीक है आए हम आपको पावर में बिठाते हैं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे काम हैं जो आपने जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं करना। तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज वाले भी कहते हैं ठीक है जी, आप हमें पावर में बिठाएं, हम आपका काम करेंगे। हमेशा से जब से पाकिस्तान बना है इट इज रनिंग इन द सेम फैशन। तो वही डील दोबारा हुई है जी। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि ये दोनों सवाल कर रहे हैं कि ये जो नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं ना, ये बगैर किसी डील के नहीं आ रहे, और इस डील की वजह से ही हमें नजर आया है, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है, ये दोनों काम जो हो रहे हैं ये इस डील की वजह से ही हो रहे हैं। फिर आगे दूसरा सवाल, पहला तो ये करते हैं, दूसरा सवाल वो ये कहते हैं कि क्यों नवाज शरीफ को वेलकम कर रही है पूरी की पूरी स्टेट, हालांकि वो एक क्या है, एक भगौड़ा है जो कि पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम से भाग कर गया था, तो उसके बावजूद उसको वेलकम किया जा रहा है। ये क्या है जी, ये क्या क्या बेवकूफ है हम लोग कि एक वो इंसान जो कि जस्टिस सिस्टम से भाग कर फरार होकर बाहर के मुल्क भाग गया था, और अब चूंकि उसकी डील हो रही है तो अब उसी बंदे को वेलकम किया जा रहा है स्टेट लेवल के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरी सारा कुछ जो भी कर रही हैं, और हमारे सामने नजर आ रहा है, और जुडिशरी भी चुप है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें यही बता रही हैं कि जनाब यहाँ पर एक डील मुकमका हो चुका है। ठीक है ना। और उस मुकमका में अब जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको रगड़ा ही लगेगा। अब यहाँ पर आगे वो क्या कहते हैं कि अगर यही काम रहा ना, जिस तरह से ये चल रहा है सारा जो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो जो इलेक्शन होंगे ना, तो इलेक्शन के बाद इंटेंस कंट्रोवर्सीज होंगी, फिर वही हम वहीं पे जाएंगे, तो हम कहेंगे जी इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, रिगिंग हुई है, हम इलेक्शंस को नहीं मानते, तो ये काम होने वाला है। आगे वो कहता है आगे वो कहता है कि इफ द कंट्री इज टू बी रन बाय अ पॉलिटिकल लीडरशिप दैट लैक्स अ डेमोक्रेटिक मैंडेट with an accountable lead, tangible lasting solution for the country problem, we should stop thinking about। कहता है कि अगर इसी तरीके से ही जो है पॉलिटिकल लीडरशिप हमको मिलनी है ना, जिस तरह से अब मिल रही है, तो वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो क्या करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ जो अनअकाउंटेबल लीड है ना, जिस अनअकाउंटेबल लीड में सीधी सी ये बात करता है जो कि रिच पीपल है। ठीक है, रिच पीपल हो गए, प्लस मिलिट्री हो गई, ठीक है, और जुडिशरी हो गई। तो इनके बारे में कहता है अगर इन लोगों ने ही पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है वो बनाना है, हम सिलेक्ट करनी है, तो फिर हम इस चीज को बिल्कुल भूल जाएं कि हमारे मुल्क में कभी प्रोग्रेस होगी। उसकी रीजन ये है कि प्रोग्रेस फिर क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो लीडरशिप आएगी ये प्रोग्रेस पे नहीं तवज्जो करेगी, बट इट विल सर्व, किसको सर्व करेगी, जिन्होंने इसको सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट इसने किया, इसने किया। और यहाँ पर मैं एक चीज अपनी तरफ से थोड़ी सी ऐड कर दूं, अपनी तरफ से नहीं होगी लेकिन जो रिसेंटली हमने एडिटोरियल एनालिसिस की है उसके अंदर होगी कि आईएमएफ
वर्ल्ड बैंक और दूसरे कई इकोनॉमिक अदारे जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को पॉलिसी शिफ्ट का कहा है बड़ी दफा। और पॉलिसी शिफ्ट क्या है, वो ये कहते हैं कि ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे आम लोगों को फायदा हो। लेकिन आपकी जो पॉलिसीज आप लोग बनाते हैं उससे फायदा होता है गिने चुने बंदों को। और उन बंदों में आती है मिलिट्री, जुडिशरी, लीड, बिजनेसमैन क्लास। तो आप जो पॉलिसीज बनाते हैं वो बनाते हैं इन बंदों को यानी कि सर्व करने के लिए। तो इसलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह होती जा रही है। तो लिहाजा आप वो वाली पॉलिसीज बनाएं जो इन तीन चार कैटेगरी के बंदों को सर्व ना करें, बल्कि सर्व किसको करें, आम सिटीजन्स को। तो वो कैसे बन, ये देखिए ये उन्होंने बात पहले की हुई है। और ये जो है जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप फ्री नहीं आएगी तब तक ये काम नहीं होगा। तो पॉलिटिकल लीडरशिप तो फिर हमें नजर आ रहा है पीछे बातों से कि फिर वही वही लोग सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन बनेगा पाकिस्तान का लीडर। तो जब वो बन जाएगा तो फिर वो उन्हीं को सर्व करेगा, आम सिटीजन को सर्व नहीं करेगा। तो फिर वो कहता है कि आप लोग भूल जाएं कि कभी आप लोगों को प्रोग्रेस मिलेगी। अब कहता है कि वे फॉरवर्ड क्या है, कहता है वे फॉरवर्ड सिर्फ एक ही है कि लोग चूज करें लीडर को जिसको वो समझते हैं कि उनके लिए वो बेहतर है। और इसके अलावा जो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस है ना वो इंटरफेयरिंग इन द इस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर छोड़ दें। नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस से मुराद उसका फिर वही है, पाकिस्तान की आर्मी है, बिजनेसमैन क्लास है, लीड है, जो भी है, बिजनेसमैन है, स्टेक होल्डर्स हैं, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेट्स, इन सबको जो पावर रखते हैं, जो खास तौर पे इनमें जो पार्लियामेंटेरियन नंबर वन, नंबर टू मिलिट्री और नंबर थ्री बिजनेसमैन, ये तीन बंदों को वो कहते हैं कि आप लोग इंटरफेयर ना करें, आप लोगों को चूज करने दें कि कौन आएगा। तो फिर वो करके कहता है कि फाइनली द इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एंड द केयर टेकर गवर्नमेंट शुड टेक स्टॉक ऑफ देयर मिस्टेक्स। कि इन दोनों की क्योंकि जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, तो इनको चाहिए कि अपनी जो गलतियां हैं उनको माने। और मानने के बाद क्या करें जी, जब माने और इसके अलावा फिर इनके ऊपर वर्किंग भी करें ताकि जो आने वाला इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर भी हो और लोग उसको एक्सेप्ट भी करें। वरना हमेशा की तरह लोग फिर कहेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज फिर नहीं मानेंगी और अल्टीमेटली क्या होगा, वही आएगा पावर के अंदर जिसको ये जो पॉलिटिकल लीड सिलेक्ट करेगी और वो पाकिस्तान के मुफाद में बेहतर नहीं होगा। ये था जी आज का एडिटोरियल, टू रूल्स। इसमें यही उसने बताने की कोशिश की है कि किस तरह से पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर दी जा रही है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को पीछे छोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो अनअकाउंटेबल हल्का है, हमारा जो पावरफुल लीड है, उसकी क्या हो चुकी है, डील हो चुकी है। और इस डील की वजह से पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, जो लीडरशिप होगा, लीडर आएगा पाकिस्तान के फ्यूचर में, वो लोगों के वोट से नहीं आने वाला। और अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान में समझने इलेक्शन का कोई मकसद भी नहीं होगा एंड अल्टीमेटली वो लोगों की प्रोग्रेस के लिए विल डू नथिंग। तो अगर मैं इसको पेपर के पर्सपेक्टिव में बात करने जाऊं, तो ये तो आपने सारी स्टोरी सुन ली। तो पेपर के पर्सपेक्टिव में फिर आप ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के ऊपर बात हो सकती है या गवर्नेंस के ऊपर बात हो सकती है। तो इसमें अब ये चीज इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान की फ्रीडम के ऊपर बात हो सकती है। तो आप इसके ऊपर यही बात कर सकते हैं कि जो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनकी इंटरफेरेंस ना हो, नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस की इंटरफेरेंस ना हो जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके अंदर, तो हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उससे मुराद मेरा ये है कि इलेक्शंस और इलेक्शंस के बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, इस सारे प्रोसेस के अंदर नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस ना हो तो क्या होगा, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस मेरिट के ऊपर काम करेंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो इसको आप इस तरह से एडप्ट कर सकते हैं। चलिए जी, अब नेक्स्ट आ जाता है डिक्रीज इन ऑयल प्राइसेस। अब इसके अंदर अभी आपको अभी रिसेंटली प्राइस के अंदर डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना। और इसमें क्या हुआ है कि 15 डेज जो अभी हमारे गुजरे हैं उसके अंदर टू टाइम्स जो है, यानी कि दो दफा जो है डिक्रीज हुआ है ऑयल प्राइसेस के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली इस एडिटोरियल में वो ये जो डिक्रीज हुई है ऑयल प्राइसेस इसको लिंक करने की कोशिश कर रहा है विद इन्फ्लेशन। कि वो देखना ये चाह रहा है कि क्या ये जो कीमतें कम हुई हैं इससे महंगाई भी कम हुई है। क्योंकि जो ज्यादातर व्यूज लोगों के यही होते हैं कि जी महंगाई हो गई है, जी तेल की कीमत बढ़ गई है ड्यू टू दैट रीजन।
जो है वो महंगाई हुई है, डॉलर महंगा हो गया जी, महंगाई हो गई है। तो कहता है चलो वो तो ठीक है, अब अगर डिक्रीज हुई है, तेल की प्राइस कम हुई है, डॉलर भी नीचे गया है थोड़ा सा ड्यू टू सम क्रैकडाउन जो उन्होंने गवर्नमेंट ने शुरू किया था स्मगल्स के खिलाफ और जो जखीरा अंदोज थे उनके खिलाफ, तो क्या इन दो कामों से क्या जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है वो भी कम हुई है या कोई नहीं हुई? तो इसके ऊपर ये एडिटोरियल है बेसिकली, इसको हम देखते हैं जी। इसमें आपका जो कंसेप्ट है, अगर मैं पेपर पर्सपेक्टिव में बात करूं तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड आपका जो कंसेप्ट है कि इन्फ्लेशन क्यों होती है जी, और कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो महंगाई को करते हैं, जो महंगाई बढ़ाते हैं या महंगाई को कम करते हैं, और इन महंगाई का हर एक जो कॉमन सिटीजन है उसके ऊपर इफेक्ट होता है। तो इसके ऊपर आपको ये काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। चलें जी शुरू करते हैं। कहते हैं डिक्रीज इन ऑयल प्राइसेस, इसमें वो कहता है डिक्रीज ऑयल प्राइस मिटिगेट द पेन इन्फ्लेशन। वो कहते हैं कि ठीक है जी, कीमत कम हुई है तो लोगों की जो इन्फ्लेशन के बारे में तकलीफ थी वो भी कम होगी। अब वो आगे कहते हैं कि ये अचानक नहीं होता कि एकदम से तेल की कीमत कम हुई है तो एकदम से अगले दिन हम देखेंगे कीमतें भी कम हो जाएंगी, मगर ये स्लो कर देता है। ये इन्फ्लेशन को एकदम से कम नहीं कर देता, मगर जो स्पीड होती है ना कीमतें बढ़ने की, उसको क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। बात समझ आ गई? यानी कि डिक्रीज इन ऑयल प्राइसेस, तेल की कीमत में कमी हुई है तो इससे ये नहीं होगा कि अगले दिन आप सुबह उठेंगे तो जो चीज 15 रुपए की वो 10 रुपए की हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो 15 की ही रहेगी। बट उसके जो चांसेस थे ना नेक्स्ट डे 17 के होने के, वो रुक जाएंगे, वो 15 पे स्टे कर जाएगी, ठीक है ना। यानी कि वो इतनी जल्दी 17 पे नहीं जाएगी, टाइम लगाएगी। अगर उसने एक महीने में 17 पे जाना था तो हो सकता है अब 3 महीनों के बाद जाए या 6 महीनों के बाद 17 पे जाए। तो ये होगा रिड्यूस, रैपिड इन्फ्लेशन नहीं कम होगी बल्कि स्लो डाउन कर देगी कीमतों कीमतों की जो प्राइस बढ़ती है उसको। आगे वो फिर वो स्टोरी सुनाता है कि 2 दफा कीमतें कम हो गई हैं एक महीने में, तो बेनिफिट ऑफ फॉलिंग, और ये क्यों हुई हैं, और ये यानी कि ये 2 दफा हमने जो कीमतें कम की हैं ये कैसे हो गई, क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट के अख्तियार में था? तो वो दो चीजें बताता है कि एक तो ग्लोबल जो है, ग्लोबल क्रूड ऑयल जो होता है, क्रूड ऑयल बेसिकली हम कहते हैं कि जिसको अभी साफ करना होता है, यानी कि होता है एक वो गंदा तेल कहते हैं, उसमें से फिर उसको क्या उसके रिफाइन रिफाइन किया जाता है, उसमें से तेल फिर निकाला जाता है। तो क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं एक तो वो कम हुई हैं ग्लोबल मार्केट में, उसकी वजह से कीमत बढ़ और कम हो गई, और दूसरा जो हम लोगों ने करेंसी हमारी जो है थोड़ी सी स्टेबल होनी शुरू हुई है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्रैक डाउन शुरू किया था, किन के खिलाफ? जो स्मगल कर रहे थे डॉलर को उनके खिलाफ, और प्लस में जिन्होंने होल्ड किया, होल्डिंग होल्डिंग का मतलब होता है जखीरा करके रखा हुआ था अपने पास, जमा करके रखा हुआ है डॉलर। तो इन दो कामों के अगेंस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने काम किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को काफी डॉलर्स मिले हैं। तो जो है पाकिस्तान की करेंसी थोड़ी सी बेहतर सूरत हाल में आई है, एक्सचेंज रेट थोड़ा बेहतर हुआ है। तो इन दो कामों की वजह से क्या हुआ है कि जो फ्यूल की प्राइसेस हैं एक महीने में 2 दफा कम हो गई हैं। अब आगे वो चलता है, आगे वो अब मेन बात पे आता है। कहता है कि अगर हम पिछले 2 महीनों की 2 हफ्तों की जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है उसको देखें, तो हमें पता चलता है कि जो पिछली रिडक्शन हुई थी ना, इससे पहले जो तेल की कीमतों में कमी हुई थी, उससे इन्फ्लेशन जो है उसमें कोई खास कमी नहीं आई। यानी कि इससे पहले जो कमी हुई थी, अब एक तो अभी हुई है ना, एक जो है इससे एक हफ्ता पहले जो कमी हुई थी तेल की प्राइस में, अगर उसको और प्राइस इंडेक्स को देखा जाए तो हमें उसमें से ये चीज नजर आती है कि उस तेल की कमी के प्राइस कम होने में जो इन्फ्लेशन है वो कोई नहीं रुकी, इवन शॉर्ट टर्म भी नहीं रुकी है, उसको इन्फ्लेशन को, महंगाई को वो कमी नहीं रोक सकी। तो इससे क्या हमारे सामने आता है, इससे हमारे सामने ये आता है कि अगर नहीं पिछली दफा नहीं रो सकी तो अभी तो कल हुई है ना, इसके इफेक्ट्स हम 1-2 हफ्ते के बाद चेकआउट करेंगे ना कि क्या इससे फर्क पड़ा है या नहीं। लेकिन जो पीछे कम हुआ था तेल, उसके 2 हफ्ते के जो इफेक्ट्स थे, उससे हमें पता चला कि महंगाई कम नहीं हुई। तो उसकी क्या वजह है, उसकी वो वजह बताता है कि ये इस बात की निशानदेही करता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो चीजें बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स जो हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं, और सर्विस प्रोवाइडर्स इन अ कंट्री, पाकिस्तान के अंदर ये जो 2-3 बंदे हैं ना इस कैटेगरी के,
ये क्या करते हैं कि जब कीमतें कम होती हैं ना तेल की, तो उसको फौरन रिस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन जब ये कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोल की, तो उसको ये फौरन जो है क्या कर देते हैं, रिस्पॉन्ड कर देते हैं। क्यों? टू प्रोटेक्ट देयर ओन प्रॉफिट्स। ये किस में हो रहा है जी? पाकिस्तान में हो रहा है। इससे हमें यानी कि ये अंदाजा हुआ कि लास्ट टाइम जो तेल की कीमत कम हुई थी, उससे महंगाई कम नहीं हुई। क्यों नहीं कम हुई? क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन्होंने कीमतें कम नहीं की। लेकिन यही लोग जब तेल की कीमत थोड़ी सी बढ़ती है, तो ये अपनी प्राइजेस फौरन बढ़ा देते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। ये कहाँ हो रहा है? ये पाकिस्तान की वो बात करें कि पाकिस्तान में इस तरह से चलता है। आगे वो कहता है प्राइस। ये तो उसने पाकिस्तान की बात कर दी। अब वो आगे जनरल जो है प्राइस की बात करता है कि प्राइस जो है, इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है किसी चीज की, वो कैसे डिफाइंड होती है। तो वो होती है जी ग्लोबल ऑयल मार्केट एंड एक्सचेंज रेट। ये दो चीजें जो होती हैं, ये प्राइस चीजों की क्या करती हैं, डिफाइन करती है कि आपकी जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है वो, और जो तेल की इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है वो, ये दोनों चीजें मिलकर किसी भी मुल्क के अंदर डिफरेंट एटम्स जो होती हैं उनकी प्राइस को डिफाइन करती हैं, ठीक है ना। आगे कहता है कि मैकेनिज्म ऑफ डिटरमाइनिंग रिटेल फ्यूल प्राइसेस। ये बड़ा टफ है जी इस वक्त। यानी कि जो मैकेनिज्म है ना, डिटरमाइनिंग रिटेल फ्यूल प्राइसेस, कि जैसे ही फ्यूल के प्राइसेस जो है ऊपर नीचे हों, तो दूसरी जो रिटेल की प्राइसेस हैं उनके ऊपर किस तरह से इफेक्ट होगा। तो ये कहता है कि इट इज नॉट फिजिबल फॉर मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर एंड सर्विस प्रोवाइडर टू एडजस्ट देयर प्राइसेस विद ईच चेंज इन पेट्रोल एंड डीजल रेट। कहता है कि इनके लिए ये बहुत मुश्किल है कि हर एक जो है तेल जो उसकी कमी हो प्राइस में, तो उसके साथ क्या करें, अपनी चीजों को प्राइस को भी एडजस्ट करें। और ये काफी इनके लिए टफ हो जाता है। तो दूसरी तरफ एक और कैटेगरी के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो है ना रिटेल फ्यूल प्राइसेस, इसको क्या किया जाए, इसको डीरेगुलेशन पे लाया जाए, कंप्लीट डी, यानी कि जो गवर्नमेंट है उससे आजाद कर दिया जाए, फ्री मार्केट में छोड़ दिया जाए, कि मार्केट ही इसकी डिफाइन करे प्राइसेस तेल की, और खुद ब खुद ही जो है इस दूसरी चीजों के भी जिस चीजें जो है, अभी तो क्या करती है गवर्नमेंट, अपना बीच में टैक्स लगाती है, बड़ा कुछ करती है, और प्राइस जो तेल की है उसको डिफाइन कर दिया। तो वो कहते हैं जिस तरह डॉलर को फ्री छोड़ा हुआ है, इसको भी फ्री छोड़ दें। तो इससे क्या होगा, ये चक्कर जो है ना कीमतें बढ़ाने का, कम होने का, ये खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है जी, इस तरह से क्या हो जाएगी, मार्केट में स्टेबिलिटी हो जाएगी, और ये स्लो डाउन कर देगा इन्फ्लेशन को भी कुछ हद तक। ये एक आर्गुमेंट है, ये इसे अब यानी कि उन लोगों ने दिया है। एक कैटेगरी के लोग ये आर्गुमेंट देते हैं। आगे फ्यूल प्राइस एंड एक्सचेंज, फिर वही बात कि दो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं इन्फ्लेशन के पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में अगर महंगाई होती है तो दो वजूहत की वजह से होती हैं। एक तो फ्यूल प्राइस है जी, ठीक है ना, उसकी वजह से, और दूसरा एक्सचेंज रेट है, इसकी वजह से। और यही पीछे जब हमने प्राइस की बात अभी की थी यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमने यही बात किया था कि यही ना के पाकिस्तान में, दुनिया में भी यही चीजें मेजोरिटी केसेस में चल रही होती हैं कि फ्यूल की प्राइस, और दूसरी तरह पे उसका एक्सचेंज रेट। दूसरे फैक्टर्स भी हैं लेकिन ये दो मेन फैक्टर्स हैं। तो अगर हम इन दो फैक्टर्स को कंट्रोल कर लेना, फ्यूल प्राइस को और एक्सचेंज रेट को, तो हम काफी हद तक क्या कर सकते हैं, जो इन्फ्लेशन है ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन को दो मेजर फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, फ्यूल प्राइस एंड एक्सचेंज रेट। दूसरे भी बहुत से फैक्टर्स हैं लेकिन ये दो मेन है। अब दूसरे फैक्टर्स में क्या आती है, लो इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ये भी क्या करती है, या मैं वो फैक्टर्स बताने लगा हूं जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। लो इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, फॉर एग्जांपल आपके मुल्क में एग्रीकल्चर की चीजें पैदा नहीं हो रही, वीट पैदा नहीं हो रही, तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो महंगी होंगी, ठीक है। अगर आपके मुल्क में पैदा हो रही है तो उनकी प्राइस कम होगी। तो ये चीज है। दूसरा फैक्टर क्या है जी, पहले दो मेन तो ये थे, अब सब फैक्टर्स में है। हाई टैक्सेशन है जी, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, जो कि ज्यादातर मिडिल इनकम जो ब्लैंकेट है उसके ऊपर लगाई जाती है। तो इससे भी क्या होती है, अगर गवर्नमेंट किसी चीज के ऊपर क्या करे, टैक्स ज्यादा लगा दे, तो अल्टीमेटली वो महंगा हो जाएगा। तो ये भी चीज है। और उसके बाद है फेलियर प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म। फेलियर इसमें यानी क्या, यहाँ पर क्या है कि मार्केट में एक रेट निकलता है, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर जो है मंडियों को उसके अंदर आती हैं, तो वो वहां पर क्या करते हैं, एक प्राइस होती है फ्रूट की, ए कैटेगरी की और बी कैटेगरी की लगा।
तो वहां पर अगर 100 रुपये ए कैटेगरी है, ठीक है, और 80 रुपये बी कैटेगरी की है, और वो बंदे लाकर 150 रुपये की बेचते हैं कैटेगरी, ठीक है ना। यानी कि एक जो रेट था निकाला गया था, और वो रेट विद प्रॉफिट मोस्टली केसेस के अंदर निकाला जाता है ताकि लोग प्रॉफिट जो है हासिल कर सकें। लेकिन बहुत ज्यादा अगर कोई महंगा बेचता है तो वो क्या हो जाता है, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म का फेलियर उसको काउंट किया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो कस्टमर्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, ये सारा बियर करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन भी होती है। तो ये दो तीन फैक्टर उसने और एडअप कर दिए हैं जो कि लोकल कैटेगरीज में आते हैं। तो यहाँ पर आपने बेसिकली इस एडिटोरियल के अंदर देखा इन्फ्लेशन को, कि इन्फ्लेशन जो है वो किस तरह से वर्किंग कर रही है, किन चीजों के ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो ये प्राइस, फ्यूल प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है, एक्सचेंज रेट के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये छोटे छोटे एक दो फैक्टर दो तीन और हैं। इन चीजों को अगर हम कंक्लूड करें तो ये सारे के सारे इन्फ्लेशन को बढ़ाने में या कम करने में मदद देते हैं। आ गया जी स्लेन वर्कर्स, थर्ड वन है। स्लेन होता है किल कर देना, मर्डर कर देना, डेथ, या किसी का कत्ल कर देना। तो वर्कर्स का मर्डर हुआ है जी, उसके बारे में है। ये बलूचिस्तान को डील करेगा जी, बलूचिस्तान की सिचुएशन को डील करेगा। और ये जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सी ए पैक बलूचिस्तान, और अपना लिबरेशन मूवमेंट इन बलूचिस्तान, ठीक है, और एथनिसिटी, ठीक है, इन चीजों के ऊपर टेररिज्म, इस तरह के जो आपके टॉपिक्स हैं उनके अंदर ये आपको हेल्प आउट करेगा। अब हुआ इसमें क्या जी, वर्कर्स को मर्डर किया गया है, किल कर देना, किल स्लेन, मर्डर करना, किल करना। अच्छा, होता क्या है कि मर्डर हो गया जी, ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर 6 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मजदूर हैं 6 जो काम करते हैं किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर बलूचिस्तान तुर्बत सिटी में। तो सैटरडे को, अर्ली सैटरडे, अर्ली सुबह के वक्त उनका क्या किया जाता है, उन 6 बंदों को क्या कर दिया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है। और इसमें वो सामने जो बात आती है वो है ये कि टारगेट किलिंग की गई, इनके स्पेसिफिकली इनको ढूंढ कर मारा गया है, और इनका तल्लक साउथर्न पंजाब से था, और इनको एथनिक बेसिस पर मारा गया। यानी कि बलूचिस्तान के तुर्बत सिटी के अंदर ये बंदे जो है कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। तो टारगेट किलिंग का मतलब होता है किसी को टारगेट करके मारना। एक होता है वैसे अनकॉन्शियसली किसी को किलिंग हो जाना, एक होता है टारगेट यानी कि मंसूबा बनाकर, प्लान बनाकर किसी को मारना। तो ये जो टारगेट किलिंग की गई है, इन्वेस्टिगेशन से ये सामने आया है कि वो लोग साउथर्न पंजाब से बिलोंग करते थे, और एथनिक बेसिस पर, एथनिसिटी जिस तरह मैंने बोला, एथनिक बेसिस पर उनको क्या किया गया है, उनका मर्डर किया गया है, ठीक है जी। उसके बाद एक और वो बताता है, एक्सप्लेन करता है कि 2015 में भी इस तरह हुआ था कि 20 लेबरर थे जिनको मारा गया था तुर्बत के करीब ही, और वो सो रहे थे और उनका मर्डर कर दिया गया, और वो भी सिंध और पंजाब से तल्लक रखते थे, ठीक है। और ये जो अटैक था ये बलोच लिबरेशन फ्रंट ने किया था। बलोच लिबरेशन फ्रंट बेसिकली बलोचिस्तान को, बलूचिस्तान के अंदर एक मूवमेंट है जो कि टेररिस्ट भी है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी है। और ये कहते हैं जी, बेसिकली ये कहते हैं कि बलूचिस्तान को अलहदा कर दिया जाए, हम इसको अलहदा करना चाहते हैं, ठीक है, ये इनका मकसद है। और इसके लिए ये मुख्तलिफ नॉन स्टेट एक्टर्स जैसी जो हरकतें करते हैं, कभी किसी पे अटैक कर दिए, कभी किसी पे अटैक कर दिए। तो यहाँ पर हमें सामने ये आया कि पहले भी हुआ है और अभी भी हुआ है, और ये एथनिक बेसिस पर हुआ है। एथनिक बेसिकली कहते हैं किसी के बैकग्राउंड यानी कि मजहब की वजह से, जुबान की वजह से, कल्चर की वजह से डिफर करना एक दूसरे के साथ, और फिर इस वजह से उन्होंने मारा क्योंकि ये पंजाब से तलक रखते हैं। ये तो होगी स्टोरी। अब इसके बाद जो असल बात आती है, जो पेपर वाली बात है, पहली तो हो गया ना, अब पेपर वर्क का वो कहता है कि ये चीजें बताती हैं कि जो सिक्योरिटी चैलेंज है ना बलूचिस्तान को, उसको हाईलाइट इसने कर दिया इस इंसिडेंट ने। और वो जो बेचारे जो रोटी कमाने आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, उनके लिए बड़ी ये प्रॉब्लम है। आगे वो कहता है कि सी पैक, जहां बलूचिस्तान की उसने अहमियत को बढ़ा दिया है, वहां पर ही हमारे सामने एक इंस्टेबिलिटी शो करवा रहा है सिक्योरिटी डिमेंशंस के अंदर। आगे कहता है कि जो बलूचिस्तान है ना, वो बड़ी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बड़ी देर से उसका एक चैलेंज है, एथनिक टेंशन है वहां पर, और सेपरेट मूवमेंट्स हैं। और ये आम लोगों की जिंदगी को इसने तबाह करके रखा हुआ है इन दो चीजों ने।
एक तो एथनिक बेसिस के ऊपर वहां पर लड़ाई झगड़ा, और दूसरा जो है अलैदगी का जो रोला है जो लिबरेशन मूवमेंट ने डाला हुआ, इन दोनों की वजह से वहां पर क्या है, आम लोगों की जिंदगी बड़ी डिस्टर्ब है। अब ये जो वर्कर्स के साथ जो हुआ है वो तो हो गया, लेकिन अब वो वर्कर्स को, जो और वर्कर्स वहां पर हैं उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, और जिनके साथ ये हुआ है उनको जस्टिस मिलना चाहिए। और ये ऑन्स फॉल, ऑन्स कहते हैं जिम्मेदारी को, ये जिम्मेदारी किसकी है, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है कि वो जस्टिस, इंसाफ करे। और इसके बाद सिर्फ इंसाफ ही ना करे, बल्कि ये जो प्रॉब्लम है, जैसा 2015 में भी 20 बंदों को इस तरह से किया गया और अभी फिर 4 को कर दिया गया या 6 को कर दिया गया है, तो इसका एक सोल्यूशन ढूंढा जाए कि ये सोल्यूशन, प्रॉब्लम को हल किया जाए, ना कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। तो सिर्फ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स लगाकर आप इसको हल नहीं कर सकते, बल्कि आपको सबको वहां पर जो ब्लूटी हैं उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि इकट्ठा करना पड़ेगा नेशनल फैब्रिक के अंदर, यानी कि वहां पर एजुकेशन देंगे उनको आप, ठीक है, हेल्थ की सहूलियात दें, और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुने और उसको सोल्व करें, ताकि उनको इल्म हो कि वी आर पाकिस्तानी, ठीक है ना, और हमने पाकिस्तान, ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ताकि वो आपके साथ अटैच हो, ना कि लिबरेशन मूवमेंट जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ अटैच हो। और इसके बाद फाइनली जो है गवर्नमेंट इंश्योर करे कि ऐसी ट्रेजिडी जो है वो रिपीट नहीं होंगी फ्यूचर के अंदर। तो ये बेसिकली जो था, ये एथनिसिटी जो है बलूचिस्तान के अंदर, उसको इसने हाईलाइट किया है इस इंसिडेंट ने। तो यू कैन ऐड दिस, यहाँ से आपको क्या है कि एथनिसिटी का जो सिचुएशन है बलूचिस्तान के अंदर वो एक्सप्लेन हुई, सिक्योरिटी की सिचुएशन एक्सप्लेन हुई, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको काफी, यानी कि ये आपके आइडियाज को क्या कर रहा है, ये एडिटोरियल एनालिसिस आपके आइडियाज को मिच्योर करता जाएगा, आपको मुख्तलिफ डिमेंशंस में चीजों को देखना आएगा, और यही आप लोगों ने ऐसे में लिखना होता है। बट लिखना क्या होता है, इन राइट डिमेंशन। ऐसे में डिमेंशन बड़ी मैटर करती है कि कौन सी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। अगर आप सही डायरेक्शन में लिख रहे हैं, जो उसने पूछा है वही लिख रहे हैं, और लिखना क्या है, इन्हीं चीजों को दैट वी डिस्कस इन एडिटोरियल। सो जी फाइनली आज के लिए इतना ही था। आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू वेरी मच।